आज हम झारखंड के भूगोल की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे एक श्रोता हैं अजय, उन्होंने कुछ बेहतरीन स्रोत और नोट्स भेजे हैं और साथ में एक सवाल भी। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है कि झारखंड का नक्शा आज जैसा है वैसा क्यों है। तो आज इसे किसी स्कूल की किताब की तरह नहीं बल्कि एक जासूसी कहानी की तरह समझेंगे। जासूसी कहानी दिलचस्प है। हाँ, एक ऐसी कहानी जिसके सुराग पत्थरों पर, नदियों के रास्तों में और पहाड़ों की ऊंचाई में छिपे हैं। बिल्कुल। तो हमारे सामने कुछ पहेलियां हैं। हम। पहली, जमीन कहीं ऊंची और कहीं नीची क्यों है। हम्म। दूसरी, रांची के पास इतने सारे खूबसूरत झरने क्यों हैं। हम्म। और सबसे बड़ा सवाल, दामोदर नदी की घाटी में ही भारत का सबसे ज्यादा कोयला क्यों मिलता है। ये बहुत अच्छे सवाल है और इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमें जमीन को दो अलग-अलग नजरियों से देखना होगा। दो नजरिए। हाँ, पहला है जमीन के नीचे झांकना, मतलब उसकी भूगर्भिक संरचना को समझना। भूगर्भिक संरचना। मतलब चट्टानें कौन सी हैं, कितनी पुरानी है, कैसे बनी। इसे आप जमीन के जन्म कुंडली कह सकते हैं। जमीन की जन्म कुंडली, ये अच्छा है। और दूसरा नजरिया क्या होगा। दूसरा नजरिया है जमीन के चेहरे को पढ़ना, उसकी धरातलीय संरचना। अच्छा, मतलब ऊपर से कैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल। आज जमीन ऊपर से कैसी दिखती है, कहीं पठार है, कहीं मैदान, कहीं पहाड़ियाँ। और कमाल की बात यह है कि जमीन का चेहरा मोहरा कैसा होगा, ये काफी हद तक उसकी जन्म कुंडली ही तय करती है। मतलब पत्थर का प्रकार, उसकी उम्र। हाँ, उसका इतिहास ही तय करता है कि नदियां उसे कैसे काटेंगी और हवा पानी उसे क्या शक्ल देंगे। तो मतलब ये कि जमीन के नीचे का इतिहास जमीन के ऊपर का चेहरा तय करता है। तो चलिए इस जासूसी कहानी के पहली कड़ी से शुरू करते हैं। झारखंड का चेहरा, मतलब इसकी धरातली संरचना, पहली नजर में कैसे दिखती है। पहली नजर में झारखंड एक विच्छेदित पठार है। विच्छेदित पठार। अंग्रेजी में कहें तो डिसेक्टेड प्लेटो। डिसेक्टेड प्लेटो, ये तो सुनने में किसी मेडिकल टर्म जैसा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, लगता है। क्या मतलब हुआ इसका। देखिए, इसे समझने के लिए एक केक की कल्पना कीजिए। ओके, केक। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा, ऊंचा और सपाट केक है, हाँ। जो करोड़ों साल पहले बना था। फिर आपने उस पर नदियों रूपी चाकुओं को करोड़ों साल तक चलने दिया। वो नदियां केक को कहीं गहरा काट देंगी, कहीं हल्का, और उसे पूरी तरह ऊबड़ खाबड़ बना देंगी। अच्छा। झारखंड की जमीन बिल्कुल वही केक है जिसे यहाँ की स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल जैसी नदियों ने काट छाट कर आज का ये रूप दिया है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है समझने का। लेकिन यहाँ एक और पहेली है। स्रोत बताते हैं कि छोटा नागपुर का पठार असल में दक्षिण भारत के पुराने प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जी है। तो फिर इसका हिमालय से क्या लेना देना। हिमालय तो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। सही कहा आपने। दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं दिखता, पर है, और बहुत गहरा है। असल में छोटा नागपुर के पठार का आज का जो उबड़ खाबड़ रूप है ना, वो हिमालय के बनने का एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट मतलब हिमालय की वजह से यहाँ कुछ हुआ, वो कैसे। बिल्कुल। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय बनना शुरू हुआ, वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी तरंगें, उसके झटके हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण तक महसूस हुए। अच्छा, जैसे कार एक्सीडेंट में होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं तो पिछली सीट पर बैठे यात्री को भी जोर का झटका लगता है, ठीक वैसे इन भूगर्भित झटकों ने छोटा नागपुर के इस पठार को एक बार नहीं बल्कि 3 अलग-अलग चरणों में ऊपर की ओर धकेला। 3 अलग-अलग झटके। हाँ। मतलब ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी। नहीं, ये तो किसी विशाल भूकंप की तरह था जिसने जमीन को 3 बार ऊपर उठा दिया। तो आप इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। एक 3 मंजिला इमारत जिसे इन झटकों ने बनाया हो। तो पहला झटका कब लगा। पहला और सबसे जोरदार झटका लगा इयोसीन काल में। उससे इस इमारत की सबसे ऊंची मंजिल यानी पेंट हाउस बना। पेंट हाउस मतलब आज का पाट क्षेत्र। ओके। और फिर लाखों साल बाद मायोसीन काल में दूसरा झटका लगा, जिसने पहली मंजिल बनाई। पहली मंजिल यानी रांची और हजारीबाग के पठार वाला हिस्सा। वो लगभग 600 मीटर ऊपर उठ गया। और तीसरा झटका। तीसरा और आखिरी बड़ा झटका लगा प्लीस्टोसीन काल में। उसने ग्राउंड फ्लोर को थोड़ा और ऊपर उठाया, जिससे बाहरी निचले पठार बने। एक 3 मंजिला इमारत जिसे प्रकृति के झटकों ने बनाया। ये कल्पना ही अद्भुत है। पेंट हाउस पर पाट क्षेत्र, पहली मंजिल पर रांची हजारीबाग और ग्राउंड फ्लोर पर बाकी निचले पठार। लेकिन झरनों की पहेली का जवाब कहाँ है इसमें। वो जवाब तीसरे और आखिरी झटके में छिपा है।
अच्छा। जब जमीन का ये हिस्सा आखिरी बार ऊपर उठा तो नदियों की ढलान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब रफ्तार बढ़ गई। रफ्तार, ताकत सब कई गुना बढ़ गया। अब नदियों के पास धीरे धीरे घाटी बनाने का समय नहीं था, तो वो सीधे पठार के किनारों से नीचे कूदने लगी। वाह। और इसी से हुंड्रू, दशम, जोन्हा जैसे शानदार झरने बने। ये झरने असल में उस आखिरी भूगर्भिक हलचल के जीते जागते सबूत है। क्या बात है। तो जब कोई इन झरनों को देखता है तो वो असल में करोड़ों साल पहले हुई हिमालय की टक्कर का नतीजा देख रहा होता है। ये तो अविश्वसनीय है। अच्छा, जमीन को ऊपर उठाने की कहानी तो समझ आ गई, पर कोयले की कहानी तो जमीन के नीचे धंसने से जुड़ी है। ये कैसे हुआ? जब सब कुछ ऊपर उठ रहा था तो दामोदर घाटी नीचे कैसे धंस गई? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। बताइए। जहां बाकी पठार ऊपर उठ रहा था, वहीं गोंडवाना काल में दामोदर घाटी का हिस्सा तनाव की वजह से नीचे धंस गया। अच्छा। ये कोई आम नदी घाटी नहीं है जो नदी के काटने से बनी हो। ये एक भ्रंश घाटी है, एक रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब जमीन में एक दरार पड़ गई और बीच का हिस्सा नीचे चला गया। हाँ, बिल्कुल। जैसे आप ब्रेड के एक टुकड़े को दोनों सिरों से खींचें तो वो बीच से फटकर धंस जाता है। दामोदर घाटी के साथ भी वही हुआ। ओके। और ये जो धंसा हुआ हिस्सा था, ये एक विशाल गड्ढा, एक बेसिन बन गया। लाखों सालों तक इसमें आसपास के घने जंगलों के पेड़ पौधे, जीव जंतु गिरते रहे, दबते रहे। और ऊपर से मिट्टी पत्थर की परतें जमती गईं। सही। जमीन के अंदर की गर्मी और ऊपर के भारी दबाव ने उन दबे हुए जंगलों को ही आज के कोयले में बदल दिया। तो इसका मतलब रांची का पठार अपनी जगह खड़ा रहा और बगल में दामोदर घाटी नीचे धंस गई और उसी गड्ढे में भारत का सबसे बड़ा कोयले का खजाना बन गया। ये तो कमाल है। लेकिन सिर्फ धंसना ही नहीं, यहाँ ज्वालामुखी के निशान भी हैं। हाँ, है। झारखंड में 2 बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के निशान मिलते हैं। एक बहुत ही पुराना प्री कैम्ब्रियन काल का, जिसके लावे से जमशेदपुर के पास की डालमा पहाड़ियां बनी। और दूसरा बहुत बाद में, जुरासिक काल में, जब डायनासोर घुमा करते थे। तब उत्तर पूर्व में एक बड़ा ज्वालामुखी फटा और उसका लावा दूर दूर तक फैल गया। उसी लावे की परतों ने राजमहल की पहाड़ियों को जन्म दिया। बाप रे, हिमालय के झटके, जमीन का धंसना, ज्वालामुखी का लावा, झारखंड की जमीन ने तो बहुत कुछ झेला है। चलिए अब आपकी बताई हुई इस 3 मंजिला इमारत के अंदर चलते हैं। शुरुआत सबसे ऊपर पेंट हाउस से करते हैं, पाट क्षेत्र से। हाँ, सबसे ऊंची छत से ही शुरू करते हैं। पाट क्षेत्र जो लातेहार, लोहरदगा और गुमला के इलाकों में फैला है। औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा इलाका हुआ। और पाट का मतलब क्या है? पाट का स्थानीय भाषा में मतलब ही है समतल जमीन। ये पहाड़ ऊपर से नुकीले नहीं, बल्कि मेज की तरह चपटे होते हैं। भूगोल में इन्हें मेसा कहते हैं। मेज की तरह चपटे पहाड़? ऐसा क्यों? पहाड़ों की चोटियां तो आमतौर पे नुकीली होती हैं। ये चपटे इसलिए रह गए क्योंकि इनकी चोटी पर लेटेराइट चट्टान की एक बहुत कठोर टोपी या परत है। एक टोपी? हाँ, एक हैट की तरह। इस टोपी ने नीचे की नरम चट्टानों को लाखों सालों की हवा पानी की मार से बचा लिया। इसीलिए ये आज भी ऊंचे और चपटे खड़े हैं। अच्छा। और यहाँ की सबसे मशहूर जगह नेतरहाट पाट, जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं, अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारों के लिए मशहूर है। और एक छिपा हुआ तथ्य भी है। वो क्या? पारसनाथ के बाद राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गुलगुल पाट, वो भी इसी क्षेत्र में है। और आर्थिक रूप से इस हैट का क्या महत्व है? ये हैट सिर्फ इन पहाड़ों को बचाता ही नहीं, बल्कि ये बॉक्साइट का खजाना भी है। बॉक्साइट? जी, जो लेटेराइट की कठोर टोपी है, उसी के अंदर एल्यूमिनियम का अयस्क यानी बॉक्साइट छिपा हुआ है। तो अब हम उस 3 मंजिला इमारत के पेंट हाउस से नीचे पहली मंजिल पर आते हैं, यानी झारखंड का दिल रांची और हजारीबाग के पठार। बिल्कुल। पहले बात करते हैं रांची के पठार की। ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यहाँ की जमीन कैसी है? यहाँ की जमीन पूरी तरह सपाट नहीं, बल्कि लहरदार है। स्थानीय भाषा में ऊंची जमीन को टाण और नीची जमीन को दोन कहते हैं। टाण और दोन? हाँ, टाण पर लोग घर बनाते हैं और दोन जमीन में पानी जमा होता है, जो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी है। और यहीं पर वो सारे मशहूर झरने भी हैं, है ना? जी हाँ,
जब स्वर्ण रेखा नदी इस पठार से नीचे उतरती है तो 98 मीटर ऊंचा हुंड्रू फॉल बनाती है, कांची नदी दशम फॉल बनाती है और राड़ू नदी जोहाना फॉल। ये सब रांची के आसपास ही हैं। जी, लेकिन यहाँ एक आम भ्रम है कि झारखंड का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। हाँ, अक्सर लोग हुंड्रू का नाम लेते हैं। पर ये सही नहीं है। तो सही जवाब क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है, जो 143 मीटर ऊंचा है। अच्छा। और ये रांची पठार पर नहीं बल्कि हमारे पेंट हाउस यानी पाट क्षेत्र में है, लातेहार जिले में। ठीक है, तो रांची पठार के बाद अब हम हजारीबाग पठार की तरफ चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये दोनों पठार कभी एक ही थे। बिल्कुल, ये दोनों जुड़वा भाइयों की तरह थे जिन्हें दामोदर नदी की भ्रंश घाटी ने बीच से काटकर अलग कर दिया। आज भी हजारीबाग पठार के दो हिस्से हैं। एक है ऊपरी हजारीबाग पठार जो बिल्कुल रांची पठार जैसा ही 600 मीटर ऊंचा है, और दूसरा है निचला हजारीबाग पठार जो थोड़ा नीचे है। हाँ, लगभग 300 साढ़े 400 मीटर की ऊंचाई पर। तो क्या ये निचला पठार सपाट है या यहाँ भी कुछ अपवाद है? यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। इसी निचले पठार पर अचानक एक विशाल पहाड़ खड़ा नजर आता है। कौन सा पहाड़? झारखंड की सबसे बड़ी शान पारसनाथ की पहाड़ी, 1365 मीटर ऊंची। और ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये एक अवशिष्ट पहाड़ी है, एक जिद्दी पहाड़। इसकी चट्टानें इतनी कठोर थीं कि लाखों सालों में इसके आसपास की पूरी जमीन कटकर बह गई, लेकिन ये अकेला सीना ताने खड़ा रहा। एक जिद्दी पहाड़, और इसकी सांस्कृतिक अहमियत तो शायद इसकी भौगोलिक ऊंचाई से भी ज्यादा है। कहीं ज्यादा। यह जैन धर्म के लिए मक्का जैसा है, जहां 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया। सम्मेत शिखर। जी, साथ ही ये संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े देवता मरांग बुरु यानी महान पर्वत का निवास स्थान भी है। एक ही पहाड़, दो महान संस्कृतियों के लिए आस्था का शिखर। अद्भुत है। चलिए अब उस ज्वालामुखी वाले इलाके की ओर चलते हैं। उत्तर पूर्वी कोने में राजमहल की पहाड़ियां। हाँ, राजमहल की उच्च भूमि। ये पूरा क्षेत्र जुरैसिक काल के ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। जब लावा फटा तो वह एक के ऊपर एक परतों में जमता गया, जैसे सीढ़ियां हो। सीढ़ियां। जी, इसीलिए इसे ट्रैप कहते हैं, जो एक स्वीडिश शब्द ट्रैपा से आया है, जिसका मतलब ही सीढ़ी होता है। और वहां की पहाड़ियों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, टोंगरी और डोंगरी। जी, लावा से बनी नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में टोंगरी और घुम्मट जैसी गोल पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है। ये अनोखा लैंडस्केप भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक सौर्या पहाड़िया का घर है, और यहीं पर साहिबगंज में एक फॉसिल पार्क भी है, जहां आप 15 करोड़ साल पुराने पौधों के जीवाश्म देख सकते हैं। क्या बात है। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सबसे ऊंचे से सबसे निचले हिस्से की ओर, चाईबासा का मैदान। हाँ, ये झारखंड का सबसे निचला हिस्सा है, समुद्र तल से सिर्फ 150 से 300 मीटर ऊंचा। इसकी आकृति एक कटोरी जैसी है। एक कटोरी जैसी? हाँ, एक मैदानी इलाका जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर में दालमा, दक्षिण में कोल्हान और पश्चिम में एशिया का सबसे घना साल का जंगल सारांडा। सारांडा, जिसका मतलब है 700 पहाड़ियों की भूमि। ये नाम ही कितना शक्तिशाली लगता है। और ये जगह है भी वैसी ही। एक गहरा विरोधाभास है यहाँ। कैसा विरोधाभास? एक तरफ तो ये हाथियों का बहुत बड़ा घर है, अद्भुत जैव विविधता है, और दूसरी तरफ इन्हीं पहाड़ियों के नीचे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है। अच्छा। एक तरफ प्रकृति का अनमोल खजाना है और दूसरी तरफ देश के विकास के लिए जरूरी खनिज। संरक्षण और खनन के बीच का संघर्ष इस इलाके की रोजमर्रा की सच्चाई है। तो अब हमने झारखंड के हर कोने की सैर कर ली है। अब अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें, पत्थर, मिट्टी, खनिज, लोग, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? इनका बहुत सीधा और गहरा संबंध है। इसे समझने का एक सरल सा नियम है, जैसा पत्थर वैसी मिट्टी वैसा खनिज। जैसा पत्थर वैसी मिट्टी वैसा खनिज। चलिए इसे हमारे टूर के हिसाब से समझते हैं। पाट क्षेत्र में क्या था? पाट क्षेत्र में लेटराइट चट्टान है, तो वहां की मिट्टी भी लेटराइट है और खनिज मिलता है बॉक्साइट। ओके। और रांची हजारीबाग? रांची और हजारीबाग के पठार ग्रेनाइट और नीस से बने हैं, तो वहां की मिट्टी लाल है। दामोदर घाटी? वहां गोंडवाना काल की परतदार चट्टानें हैं,
तो जाहिर है वहाँ कोयला है। और राजमहल? राजमहल में बेसाल्ट मतलब ज्वालामुखी चट्टान है, तो वहाँ की मिट्टी काली है जो कपास के लिए अच्छी होती है। और आखिर में चाईबासा का मैदान, जहां लोहा मिलता है। चाईबासा और सिंहभूम क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो भारत में सबसे ज्यादा खनिज युक्त मानी जाती है, इसीलिए वहाँ लोहा, तांबा, यूरेनियम सब कुछ एक ही जगह मिलता है। और इसका असर सीधे सीधे वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी और विकास पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल, दामोदर घाटी कोयले की वजह से और चाईबासा खनिजों की वजह से घनी आबादी वाले इलाके हैं। वहीं ऊबड़ खाबड़ पाट क्षेत्र में आबादी बहुत कम है। इसी जमीन की वजह से ही झारखंड में रेल लाइनें बिछाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। हजारीबाग जैसे बड़े शहर को आजादी के लगभग 70 साल बाद 2015 में पहली बार ट्रेन से जोड़ा जा सका। तो हमने देखा कि झारखंड की जमीन सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है कि कैसे हिमालय के झटकों ने यहाँ 3 मंजिला पठार बना दिया। कैसे जमीन के एक हिस्से के धंसने से भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार बन गया। और कैसे ज्वालामुखी के लावे ने यहाँ की मिट्टी और पहाड़ियों को एक अलग ही पहचान दी। हाँ, और ये धरातल सिर्फ भूगोल नहीं है, ये यहाँ की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विकास की कहानी की पटकथा लिखता है। बिल्कुल। स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि भूगोल का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस धरातल ने यहाँ की संस्कृति को कैसे गढ़ा होगा। यही असली सवाल है ना? ऊंचे अलग थलग पाट क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की जीवन शैली औद्योगिक दामोदर घाटी के लोगों से कितनी अलग होगी और क्यों। पारसनाथ की एक अकेली खड़ी पहाड़ी, एक जिद्दी पहाड़, कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों जैन और संथाल के लिए आस्था का सबसे ऊंचा शिखर बन जाती है। ये सोचने वाली बात है। जमीन का नक्शा तो बस पहली परत है, असली कहानी तो उस इंसानी नक्शे में छिपी है जो इस पर बसा है और जिसे समझना शायद इससे भी ज्यादा जटिल और दिलचस्प है।